आखिर क्रिसमस की भयानक रात में सॉडर बच्चों के साथ ऐसा क्या हुआ जिसका पता आज तक नहीं लगाया जा सका। क्या कमरे में सोए हुए पांचों सॉडर बच्चे सचमुच जलकर राख हो गए थे, और अगर नहीं तो आखिर वो बच्चे कमरे से कहां और कैसे गायब हो गए। ये खौफनाक नाइटमेयर एक ऐसी मिस्ट्री है जिसे हर मुमकिन कोशिश के बावजूद आज तक सॉल्व नहीं किया जा सका। मिस्ट्री से भरपूर ये कहानी है वेस्ट वर्जीनिया में रहने वाली सॉडर फैमिली की, और ये वाकया था सन 1945 की क्रिसमस नाइट का। इस रात हमेशा के लिए मिस्ट्री बनकर रह जाने वाली डिसअपेरेंस थी इसी सॉडर फैमिली के 5 बच्चों की। चलिए आपको बताता हूँ आखिर इस रात क्या हुआ। मगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें। जॉर्ज सॉडर जो एक हार्ड वर्कर इटालियन इमिग्रेंट था, अपनी बीवी जेनी सॉडर और अपने 10 बच्चों के साथ अपने जाती घर में रहता था। जॉर्ज सॉडर एक बहादुर शख्स था। वो बेनिटो मुसोलिनी नामी इटालियन डिक्टेटर के न सिर्फ सख्त खिलाफ था बल्कि डरे बगैर खुल्लम खुल्ला उसके खिलाफ बोलता भी था। लेकिन उसे बेनिटो की वजह से इटली को छोड़कर अमेरिका आना पड़ा। अमेरिका आकर उसने ट्रकिंग का बिजनेस शुरू किया। 24 दिसंबर 1945 की रात क्रिसमस नाइट पर सभी बहुत खुश थे। जॉर्ज और जेनी अपने 10 बच्चों के साथ खुशियां मना रहे थे, मगर वो नहीं जानते थे कि इनकी ये खुशियां इनके बच्चों के साथ आखिरी खुशियां होंगी। सेलिब्रेशन के बाद 5 बच्चे ऊपर वाले रूम में सोने के लिए चले गए, जबकि जॉर्ज और जेनी नीचे बाकी बच्चों के साथ थे। लगभग रात के 1 बजे जेनी की आंख खुली और उसे यूं महसूस हुआ जैसे घर में धुआं फैल रहा है। जब जेनी ने उठकर देखा तो किचन में आग लग रही थी, मगर वो नहीं जानती थी कि आग क्यों और कैसे लगी है। आग देखते ही देखते पूरे घर में फैलने लगी। जॉर्ज और जेनी अपने साथ मौजूद बच्चों को किसी तरह लेकर घर से बाहर आ गए, मगर ऊपर वाले कमरे में सोए हुए 5 बच्चों को वो हर मुमकिन कोशिश के बावजूद न बचा सके। वहाँ मौजूद लोगों ने फायर डिपार्टमेंट से राब्ता करने की कोशिश की, मगर उनसे राब्ता नहीं हुआ। जैसे ही जॉर्ज बच्चों को बचाने के लिए सेकंड फ्लोर पर जाने की कोशिश करने लगा तो उसने देखा कि ऊपर जाने वाली सीढ़ी अपनी जगह मौजूद ही नहीं थी। वो सीधा अपने ट्रकों की तरफ दौड़ा ताकि उनकी मदद से वो घर के ऊपर चढ़ जाए, मगर हैरानकुन बात ये थी कि इसका कोई ट्रक भी स्टार्ट नहीं हो रहा था। आखिरकार बार बार कोशिश करने पर फायर डिपार्टमेंट से राब्ता तो हो गया, लेकिन फिर भी फायर ब्रिगेड टीम आग लगने के तकरीबन 7 घंटे के बाद वहां पहुंची। यानी टीम उस वक्त पहुंची जब सब कुछ जलकर राख हो चुका था और ऊपर सोए हुए 5 सॉडर बच्चे भी इस आग की नजर हो चुके थे। अगले दिन इन्वेस्टिगेशन के बाद इस केस को बंद कर दिया गया, मगर कहानी कुछ और ही थी। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक 5 बच्चे आग में जलकर राख हो चुके थे, मगर केस में यू टर्न उस वक्त आया जब किसी भी बच्चे की एक भी हड्डी नहीं मिली। इंसानी हड्डी जो कि 800 डिग्री सेल्सियस पर भी राख नहीं हो सकती। घर के जले हुए मलबे में उनका नामो निशान भी नहीं था। न ही आग लगने की ड्यूरेशन इतनी ज्यादा थी कि हड्डियां किसी भी तरह राख हो सकती। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक आग किचन में होने वाले शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी, लेकिन जॉर्ज सॉडर के मुताबिक ऐसा होना किसी सूरत मुमकिन नहीं था, क्योंकि उसने हाल ही में न्यू इलेक्ट्रिक वायरिंग कराई थी। सॉडर फैमिली ने इस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया। अब जॉर्ज और जेनी ने हादसे से कबल होने वाली सरगर्मियों और लम्हात पर गौर करना शुरू किया। जॉर्ज को याद आया कि जब उसने फायर ब्रिगेड को फोन करना चाहा था तो फोन की वायर पहले ही कटी हुई थी। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के मुताबिक ये बात बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई कि किसी ने सॉडर के घर के बाहर से फोन लाइन को काट दिया था। ठीक 12:30 बजे एक कॉल भी आई थी जिसे जेनी ने उठाया तो दूसरी तरफ कोई औरत जोर जोर से हंस रही थी, जिस पर जेनी ने रॉन्ग नंबर कहकर फोन कट कर दिया। यानी फोन लाइन को आग लगने से आधा घंटा पहले इस रॉन्ग कॉल के बाद काटा गया था। यही नहीं बल्कि जेनी को याद आया कि आग लगने से कुछ देर पहले उसने किसी चीज की आवाज भी सुनी थी जो गालिबन उनकी छत पर ही गिरी थी, और कुछ देर के बाद ही जेनी को धुएं की स्मेल महसूस होना शुरू हुई। जॉर्ज को याद आया कि ऊपर वाले पोर्शन में जाने के लिए लगाई गई सीढ़ी भी अपनी जगह से गायब थी और ना ही उसके ट्रक काम कर रहे थे। इन सब बातों को देखते हुए जॉर्ज और जेनी को यकीन हो गया कि ये आग खुद ब खुद नहीं बल्कि लगाई गई थी और उनके बच्चे आग में जले नहीं बल्कि अगवा हुए थे। मगर कैसे, क्यों और कौन कर सकता था ऐसा? ये सवाल उन्हें सख्त परेशान कर रहा था। जॉर्ज को वो इंश्योरेंस एजेंट याद आया जो इस हादसे से कुछ अरसा कबल जॉर्ज के पास आया था और उसे घर की इंश्योरेंस पर इंसिस्ट कर रहा था, लेकिन जॉर्ज ने इंश्योरेंस करवाने से साफ साफ मना कर दिया था, जिस पर वो एजेंट काफी नाराज हुआ और उसने जॉर्ज से कहा कि तुम्हें इस बात का एहसास तब होगा जब तुम्हारे घर में आग लगेगी। केस सुलझने की बजाय मजीद उलझ रहा था। केस से जुड़ी बहुत सी थ्योरीज सामने आने लगी।
ایک تو یہ کہ یہ سب اٹالین مافیا کی طرف سے کیا گیا ہے، جن کے خلاف سوڈر نے ہمیشہ آواز بلند کی تھی۔ وہی سوڈر بچوں کو اغوا کر کے لے گئے تاکہ انہیں اپنے انڈر رکھ سکیں اور سوڈر کو یوں سزا دے سکیں۔ جبکہ ایک تھیوری یہ بھی تھی کہ بچے جل چکے ہیں، اور ایک تھیوری ایسی بھی سامنے آئی کہ مافیا نہیں بلکہ سوڈر فیملی کسی اور سازش کا شکار ہوئی ہے، اور اس آگ لگانے کا مقصد بچوں کو اغوا کرنا تھا۔ آگ کے دوران موقع پا کر بچوں کو اغوا کر لیا گیا تھا۔ کئی لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ انہوں نے مختلف جگہوں پر سوڈر بچوں کو دیکھا ہے، لیکن ہر ممکن کوشش کے باوجود ان کا کچھ پتہ نہیں لگایا جا سکا۔ یہ تو کنفرم ہو گیا تھا کہ بچے مرے نہیں بلکہ کڈنیپ کیے گئے تھے، لیکن کیسے اور یہ سب کرنے والا کون تھا، اور آخر بچے اس رات کے بعد کہاں غائب ہو گئے؟ یہ وہ پہلی تھی جو اتنے سال گزرنے کے بعد بھی آج تک ایک انسالوڈ مسٹری ہی بنی ہوئی ہے۔ جارج اور جینی نے اپنے بچوں کو ڈھونڈنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن اس بھیانک رات کے بعد وہ پھر کبھی اپنے ان 5 مسنگ بچوں سے نہ مل سکے۔ آخر اسی تکلیف کے ساتھ 1969 میں جارج اور 1989 میں جینی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یہ جانے بغیر کہ ان کے بچوں کے ساتھ آخر کیا ہوا تھا۔ امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، جلد ملتے ہیں ایک نئی اور زبردست ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔